दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें सबसे पहले हम ओजोन परत क्षरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत स्थित है किसमें? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल या आयन मंडल में? तो सही उत्तर है समताप मंडल में, ऑप्शन बी। दोस्तों ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, लेकिन ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक है। ये परत सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो सही उत्तर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। दोस्तों आप जान लीजिए ओजोन गैस क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये गैस रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो उत्तर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों आप जान लीजिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसीय और द्रवीय पदार्थ है जो शीतकारक या वातानुकूलक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश के लगभग 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न वन और वन्य जीवों से संबंधित है। देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन होते हैं, जो वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? ऑप्शन है आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप जानते भी हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन और रूप, उनकी संरचना में समता पाई जाती है, लेकिन उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। ये बायोम पादप और प्राणियों यानी पौधों और जीव जंतुओं के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? आपको बताना है कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या कोरिंगा? तो सही उत्तर कोरिंगा। दोस्तों कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। ये आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित है, और ये भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दोस्तों ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वन का संवर्ग नहीं है। और आप जान लीजिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को जिन रूपों में वर्गीकृत किया गया है उनमें संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि हैं। और इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो 2015 के आंकड़े पूछे गए थे, तो उनके आधार पर 24.16% सही उत्तर था। लेकिन जो ISFR 2021 है उसके अनुसार देश में 21.71 वर्तमान में जो डेटा है, याद रखिएगा यहाँ पर 21.71%। देखिए 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 21.71% और कुल वनावरण और वृक्षावरण 24.62% है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन पाया जाता है? तो सही उत्तर मिजोरम। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था 2016 में, तब भी और वर्तमान में भी मिजोरम सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाला वनावरण वाला क्षेत्र है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार दोस्तों मणिपुर में आप देखिए 74%, मेघालय 76%, मिजोरम में सर्वाधिक 84.53% और नागालैंड में 73.90% वनावरण है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? आपको बताना है। विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग या वालपराई? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा वालपराई। वालपराई तमिलनाडु में स्थित है और ये वृक्षारोपण की विशिष्टता रखने वाला जो है शहर है। अगला प्रश्न है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर कितना किया गया है? तो सही उत्तर है 5 वर्ष। दोस्तों आप जान लीजिए कि 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, सही नहीं है। देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना और वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना। तो 1 और 4 आपके सही उत्तर हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय वन नीति 1988 के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। जबकि सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना इस नीति के अंतर्गत राजनीतियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा या मिजोरम? तो सही उत्तर मिजोरम में। दोस्तों देखिए 2021 के अनुसार वर्तमान में भारत के राज्यों में सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, नागालैंड में 73.90% और त्रिपुरा में 73.64% वनावरण है। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो उत्तर उस समय था 21.54, लेकिन वर्तमान में आप देखिए दोस्तों 2021 का जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार 21.71% क्षेत्रफल पर जो है भारत का ये वन आच्छादित है। अगला है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही उत्तर है नागालैंड में जनजातीय जिले सर्वाधिक हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जनजातीय जिलों की संख्या नागालैंड में 11, मेघालय में 7,
मिजोरम में 8, मणिपुर में 9 है। तो ऑप्शन ए नागालैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है? तो सही उत्तर है 17 राज्य, ऑप्शन सी। दोस्तों 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र है। भौगोलिक क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। अगला प्रश्न अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व से है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ किया? तो ऑप्शन है आपके बांदीपुर, कार्बेट, रणथंभौर और पेरियार। तो सही उत्तर है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों आप देखिए, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान या ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर है धूपगढ़, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दोस्तों आप जान लीजिए, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पंचमढ़ी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो सही उत्तर ये कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है। जुलाई 2016 में इस्तांबुल, तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा या खांगचेंग राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। सिमलीपाल, तो ये ओडिशा राज्य में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, नोक्रेक मेघालय में देखिए, और कोल्ड डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से सही सुमेलन 4, 3, 5, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? देखिए, समसपुर रायबरेली सही सुमेलित है। नवाबगंज इलाहाबाद सही सुमेलित नहीं है। नवाबगंज जो है ये उन्नाव जनपद में स्थित है, याद रखिएगा उन्नाव। और बखीरा संत कबीर नगर सही है। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य ये हरदोई में है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों का सुमेलन करना है। तो यहाँ पर इंतानकी किस राज्य में है आप बताइए? तो ये नागालैंड में है, याद रखिएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य में स्थित है। सिरोही याद रखिएगा मणिपुर में और गोइंदी तमिलनाडु में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों सबसे पहले और सबसे बाद में, तो जिम कॉर्बेट सबसे पहले बना था, तो 2 वाला ऑप्शन पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले जिम कॉर्बेट 1936 में, कान्हा 1955 में, काजीरंगा 1974 में और साइलेंट वैली की स्थापना 1984 में हुई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है। पहला है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोनों ही 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या 11 मध्य प्रदेश में है, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 96 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है, भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कच्छ में। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी। तो सही उत्तर अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का बफर क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का बाघ अभयारण्य है। प्रश्नगत बाघ अभयारण्य बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पर, तो नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार इसका नाम रखा गया है, ये उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर में है। और समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। पार्वती अरंगा ये आपका गोंडा में है। तो यहाँ पर ओखला पक्षी विहार जो गाजियाबाद दिया गया है, केवल इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, न कि गाजियाबाद में। लेकिन अगर जो हम गाजियाबाद को गौतम बुद्ध नगर मान लें तो सही सुमेलन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, नवाबगंज उन्नाव, तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी ऐसी दशा में सही उत्तर होगा। लेकिन आपको एक सही करना है कि ओखला पक्षी विहार ओखला ये गाजियाबाद में नहीं गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी किस जनपद में स्थित है। तो सही उत्तर है अस्कोट आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित कौन सा एक गलत है, आपको बताना है। यहाँ पर आप देखिए, यह 1991-92 में शुरू किया गया। ये मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या पर काम करता है। ये केवल जंगली हाथियों के कल्याण पर केंद्रित है और इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना या प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका शुभारंभ 1992 में केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में किया गया था और इसका उद्देश्य था हाथियों को उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु विरोध की समस्याओं को हल करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना। अगला प्रश्न वैकल्पिक ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। तो सही उत्तर हाइड्रोजन है, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा उन्मुक्त होती है। अपने उच्च ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। हाइड्रोजन का उत्पादन जल के तापीय पृथक्करण, प्रकाश अपघटन अथवा विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो सही उत्तर है जल विद्युत ऊर्जा या हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी।
दोस्तों वर्तमान में जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। और आप जान लीजिए नवंबर 2022 की स्थिति में भारत में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 15.1%, जल विद्युत में 11.5% और वायु ऊर्जा में 10.2%, परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 1.7% है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो प्राथमिक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए। और आप जान लीजिए कि वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस सही है, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर सही है, और गैर परंपरागत ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो प्राथमिक ऊर्जा किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों में सन्निहित ऊर्जा है, याद रखिएगा। और प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण में कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियाँ, वनस्पति और यूरेनियम शामिल है, इसलिए ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है कि सौर ऊर्जा पर 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला ये दीव, दमन और दीव का जो दीव है, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है। मार्च 2018 के प्रारंभ में दीव पूर्ण सौर क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का विलय कर दादरा नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? पाइन, करंज, फर्न या उपर्युक्त में से सभी? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, पाइन, करंज और फर्न तो हैं। इसके अलावा एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, इसका प्रयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। एथेनॉल किसी शर्करा युक्त पदार्थ यानी गन्ने की शक्कर, सोरा, महुए का फूल आदि के स्टार्च में पदार्थ से प्रदान होता है। पाइन, करंज और फर्न से भी किण्वनीकरण करके एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इसे हरित ईंधन स्रोत में शामिल करते हैं। गन्ने से भी बायो एथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र और चंद्रमा। तो सही उत्तर सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों पौधों के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनमें संचित ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम आदि। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आरओ परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने उनकी व्याख्या की ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्यों को जान सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।